हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए मैं कॉमर्स के एमसीक्यूज वीडियोस लेकर आ रही थी, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप लोग की वीडियोस रहेंगी। जैसे कि अभी आप लोग का अकाउंटेंसी का चल रहा है, तो जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप जो बीपीएससी 4.0 की एग्जाम आने वाले हैं, उसमें अकाउंटेंसी से फॉर्म अगर आपने फिल किया है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही मैं वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। ये बीपीएससी ट्री 4.0 की बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने के बाद से आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी की आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एग्जाम आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, जिससे कि अभी आपका पैटर्न चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 15 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राप्त एवं भुगतान खाता निम्नलिखित होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्राप्त एवं भुगतान खाता जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट खोला जाता है, वो कौन सा अकाउंट होता है। तो यहाँ पर आपका वस्तुगत नहीं होगा, इसे आप वास्तविक खाता कर लीजिएगा। ऑप्शन में वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, पूंजीगत खाता, नामांकित खाता, यहाँ पर हो जाएगा रियल अकाउंट। उसके बाद आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जो आपकी कैश बुक होती है, सेम उसी की तरह ही बनाया जाता है। तो और कैश बुक जो है, या फिर कैश अकाउंट क्या होता है आपका, या कैश जो होता है ये आपकी करेंट एसेट हो जाती है। करेंट एसेट होती है, तो करेंट एसेट है, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा करेंट एसेट में, तो हो जाएगा वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये आपका रियल अकाउंट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को समझा करिए, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए सब समझना, जब आपको उसके बारे में पता हो। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खोला कहाँ जाता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गैर लाभ के उद्देश्य से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपना अकाउंट जो होती है, वहां पर वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। चलिए, दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केवल व्यक्तिगत खातों तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जहां पर सिर्फ आप जो व्यक्तिगत खाते हैं, पर्सनल अकाउंट है, या फिर जो रियल अकाउंट है, सिर्फ उनको ही शो करते हैं। तो बचा कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यानी कि जो कृत्रिम खाते होते हैं, आप उनको उसमें शामिल नहीं करते, वो शामिल नहीं किए जाते। तो वो कौन सा अकाउंट होता है, वो आपका आर्थिक चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम, तो उसमें हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट और जो रियल अकाउंट्स होते हैं उनको दिखाते हैं। जो फाइनल अकाउंट्स में आपकी ये बनती है बैलेंस शीट, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो कहाँ पर जाता है, जो पीएनएल अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट्स इसमें सारे दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस शीट में आपके पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होते हैं। चलिए, तो एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदत्त मजदूरी निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की जाएगी। अनपेड वेजेस या फिर क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल इनकम, इंपोर्ट एक्सपेंसेस, डिफर्ड इंपोर्ट एक्सपेंसेस, नन ऑफ दैट। तो यहाँ पर जो अदत्त मजदूरी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग जो होती है, प्रीपेड जब आपने पहले ही कोई चीज पे कर दी है, आउटस्टैंडिंग जो खर्चे या फिर जो चीजें अभी अब तक आपने पेमेंट नहीं किया है, अदत्त मजदूरी है। वो आपकी क्या होती है, या आपकी करंट लायबिलिटी भी होती है, चालू दायित्व भी होती है। अब उसे किस कहाँ से आप वर्गीकृत करेंगे, क्या है, पूंजी आय है, आयगत आय है, आस्थगित आयगत आय है, व्यय है, सॉरी। तो क्या हो जाएगी इसमें से, ये क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाएगी आस्थगित व्यय है। यहाँ पर आय तो है ही नहीं, पहला वर्ड तो सीधे गलत है। रेवेन्यू नहीं होगी, यहाँ पर आपकी डिफर्ड इंपोर्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेटेंट अधिकार खाता है, पेटेंट राइट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर जो पेटेंट होता है, पेटेंट का ये ट्रेडमार्क हो जाता है यहाँ पर, या फिर कॉपीराइट होता है। तो ये अकाउंट जो होते हैं वो किस तरह के अकाउंट होते हैं, तो सबसे पहले तो ये है क्या, ये होती तो आपकी क्या है, एक तरह से एसेट ही होती है ना, ये होती क्या है आपकी, एक एसेट ही होती है। तो ये कौन सा अकाउंट में जाएगी, किस तरह का खाता हो जाएगी, एसेट है, इसलिए सिंपल सी बात है, ये हो जाएगी आपका वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, तो ये किस तरह की आपकी संपत्ति है। ओके, एसेट्स भी आपकी बहुत टाइप की होती हैं। अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट होती है, शॉर्ट में लिख देते हैं, फिक्स एसेट होती है, करेंट एसेट होती है, आपकी टैंगिबल एसेट्स होती हैं। इसको कई तरह से डिवाइड किया जाता है। टैंगिबल यहाँ यानी कि क्या हो जाएगी, मूर्त संपत्तियां जो होती हैं। इनटैंगिबल एसेट हो जाती हैं। इनटैंगिबल कौन सी एसेट हो जाती हैं, जो आपकी ऐसी संपत्तियां जिनको आप देख नहीं सकते, इनकी वैल्यूएशन होती है। तो आपको ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, गुडविल है, ये सब क्या है, अमूर्त संपत्तियां होती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो पेटेंट क्या है, रियल अकाउंट है, कौन सी एसेट है, आपकी इंटैंगिबल एसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसूली अवधारणा लागू होती है जब कलेक्शन कॉन्सेप्ट अप्लाइज व्हेन मनी इज ड्यू फ्रॉम डेटर्स, गुड्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ऑर्डर इज रिसीव्ड, नन ऑफ द। वसूली अवधारणा कब लागू होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है लेनदारों से धनराशि लागू होती है जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है, जब आदेश प्राप्त होता है और उसमें से कोई नहीं। तो कब वो लागू होती है जो वसूली अवधारणा होती है, जैसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है, तो जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाएगा, गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, तब आपकी जो वसूली अवधारणा है, कलेक्शन कॉन्सेप्ट है, तब से वो स्टार्ट होता है या फिर अप्लाई होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब डेटर्स से आपको मनी रिसीव ही हो गई, तो वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मेन तभी से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आप डिलीवर कर देंगे, तो सामने वाले व्यक्ति का दायित्व बन जाता है कि वो आपको पेमेंट कर दे, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कन्वर्टिज्म अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, एट मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, या फिर व्हिचएवर इज हायर। तो ये पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो हमारी रूढ़िवादी परिपाटी है या अवधारणा है, उसके अनुसार जो स्टॉक का मूल्यांकन होता है वो मार्केट प्राइस या फिर जो कॉस्ट वैल्यू है, दोनों में जो कम होती है उस मूल्य पर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी भी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। पीजीटी टीजीटी के एग्जाम की अगर हम बात करें, जो होता है, तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो PYQ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको जरूर आप लोग लगाया करिए। PYQ को ये मैंने करवा भी रखे हैं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं, तो उसको जरूर से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा खासा पेपर जो होता है आपका रिपीट होता है, इस वजह से इसको जरूर से सॉल्व करिएगा, और जिससे आपको पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिडीमेबल डिबेंचर्स, अकाउंट पेएबल। तो यहाँ पर कौन सा चालू दायित्व नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है। तो पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, जिनका जो टाइम लिमिट है वो 1 वर्ष से कम की होती है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाती है। यहाँ पर क्या है, बैंक अधिविकर्ष, सूबत के लिए प्रावधान, शोधनीय पर भुगतान योग्य खाते। तो बैंक अधिविकर्ष भी है, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, या फिर जो अकाउंट पेएबल है, ये तीनों ही है। लेकिन जो डिबेंचर होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म से, तो वही यहाँ पर चालू दायित्व नहीं होंगे, ये आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रदाय पद्धति इम्पेरेटिव सिस्टम शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में होता है। द टर्म इम्पेरेटिव सिस्टम इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, रिटेल बुक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इम्पेरेटिव सिस्टम जो है उस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में, किस उसमें किया जाता है, क्रय बही में, विक्रय बही में, रोकड़ बही में, खुदरा बही में। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड हो जाती है, या क्यों हो जाती है, खुदरा जो रोकड़ बही होती है, इसे हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, रिटेल नहीं, यहाँ पर पेटी कैश बुक कहलाती है। इससे रिलेटेड हो जाती है। जो आपका प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था बीएड का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ है। एक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रूढ़िवादिता की अवधारणा का लेखांकन में प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म इन अकाउंटिंग result in higher profit and lower liabilities, requires the accountant not to anticipate profit but to provide for all possible losses, required managers to always balance effort and achievement, doesn't permit any departure from policies or practices followed in the past। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो विवादता की अवधारणा है
का लेखांकन में क्या प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उच्चतर लाभों तथा निम्नलिखित दायित्वों का परिणाम देता है। लेखाकार से अपेक्षा करता है कि वो लाभों को प्रत्याशित ना करे कि जो सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करे। यही वाला आपका पॉइंट जो है वो करेक्ट है कि जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है वो हमसे ये कहती है कि पहले से ही हमेशा से माना जाता है कि हमको प्रॉफिट को ध्यान में रखना, यानी कि हमें ये चीज देखनी होती है कि हम प्रॉफिट को ध्यान में ना रखें, लेकिन अगर हमें कहीं पर लॉस हो सकता है तो उसके लिए पहले सोच लें कि कहाँ कहाँ पर हमें हानियां हो सकती हैं। यही आपकी अवधारणा भी बनाती है कि जो भी आपके संभाव्य हानियां हैं, आपको ये है आइडिया कि यहाँ पर हमें लॉस हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रावधान करके रखें, प्रोविजन करके रखें, हम लाभों के बारे में ज्यादा ना सोचें। तो ये अवधारणा जो आपकी कन्वर्जेशन की है रूढ़िवादिता की है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यापारिक व्यवहार निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? एनी बिजनेस प्रैक्टिस अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? एटलीस्ट वन अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट, मैक्सिमम टू अकाउंट, मैक्सिमम थ्री अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी बिजनेस जो है या उससे रिलेटेड जो व्यवहार किया जाता है वो किसको प्रभावित करता है? कम से कम एक खाते को, दो खातों को, अधिकतम दो खातों को, अधिकतम तीन खातों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन अशुद्धियों का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग एरर? एरर ऑफ कंपनसेशन, ओमिशन, अकाउंटिंग फ्रॉड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेखांकन अशुद्धियों का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? क्षतिपूर्ति की अशुद्धि भी होती है, भूल चूक की भी होती है, लेखे की, कपट की ये अशुद्धि कोई आपकी अशुद्धि नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही टाइप अशुद्धियों के हैं, लेकिन ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यही पूछा था कि क्या नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परंपरा के अनुसार व्यापार में लगे स्टॉक का मूल्यांकन होता है एज पर जनरल कन्वेंशन स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट और कॉस्ट प्राइस विचएवर इज हायर या फिर लोअर। तो यहाँ पर स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है वो एक नॉर्मल या फिर जनरल कन्वेंशन की हम बात करें तो किस बेसिस पे किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर वही आपका बेस रहेगा कि दोनों में जो भी कम मूल्य होगा उस मूल्य पर हम करते हैं। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल संपत्ति में शामिल नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड। यहाँ पर लिक्विड एसेट नहीं होगा, ये करंट एसेट है। यहाँ पर लिक्विड एसेट जो होती है उसमें आपकी बहुत सी चीजें हैं जो शामिल नहीं की जाती हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो शामिल नहीं किए जाते हैं, स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर करंट एसेट के बारे में पूछा है क्योंकि चल संपत्ति लिखा है, अगर तरल संपत्ति लिखा होता तो लिक्विड एसेट होती। तो करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता? कैश, स्टॉक इन ट्रेड, एडवांस पेमेंट, फर्नीचर। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा, फर्नीचर। जो फर्नीचर है वो आपकी किस तरह की फिक्स एसेट है, ना कि करंट एसेट है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी पेपर आपका होने वाला है, पीजीटी का है या फिर अकाउंटेंसी का है, उसमें इंग्लिश वाले पोर्शन को जरूर देखा करिए, क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन ही फाइनल माना जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप पेपर अपना सॉल्व किया करिए। कई बार जो इमेजेस होती हैं वो गलत हो जाती हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्य पत्र वही एक अंग है। दिस रिसीवेबल बुक इज ए पार्ट ऑफ लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्स रिसीवेबल जो है इसको शॉर्ट में कहीं कहीं पर आपको BRB लिखा सिर्फ दिखेगा, तो इसका मीन्स यहाँ पर फुल फॉर्म बिल्स रिसीवेबल ही होती है। वो किसे पार्ट ऑफ, किसका वो एक हिस्सा होती है, लेजर का, जर्नल का, चिट्ठे का, इनमें से कोई नहीं। तो जितनी भी आपकी बुक्स बनाई जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सहायक बुक्स होती हैं, वो किसका हिस्सा होती है, सब जर्नल का हिस्सा होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नगद बिक्री दर्ज की जाती है, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, इन कैश बुक, इन जर्नल, नन ऑफ दीज। तो जो कैश सेल की जाती है किसमें हम दिखाते हैं, विक्रय बही में, रोकड़ बही में, जर्नल में, से कोई नहीं। तो कोई भी आपकी कैश में जो चीजें हो रही हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप कैश में कर रहे हैं, वो सीधे सीधे जाते हैं रोकड़ बही में, कैश बुक में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेल्स बुक में आप उन चीजों को दिखाते हैं जो क्रेडिट पे होती है, ना कि कैश में। एक आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, इसी तरह की वीडियो और देखना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन।